हेलो। हाँ बच्चों, बीए सेकंड सेम हिस्ट्री। इसकी आज हम पहली क्लास के लिए उपस्थित हुए हैं। आप लोगों के सिलेबस के हिसाब से जो प्रथम सेमेस्टर में हम लोगों ने कराया था, मोहम्मद गौरी और गजनी, ठीक है। उसके बाद ही आपके सिलेबस में यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसका नाम है सल्तनत काल। अब सल्तनत काल की जो शुरुआत होती है, वो होती है तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद। तराइन में दो युद्ध हुए हैं। तराइन में दो युद्ध हुए हैं। पहला 1191 में और दूसरा 1192 में। ये दोनों युद्ध किसके बीच हुए हैं? पृथ्वीराज पृथ्वीराज चौहान और वर्सेस मोहम्मद गौरी, दोनों के मध्य में युद्ध हुए हैं। मोहम्मद गौरी की 1192 में जीत के साथ ही भारत में इस्लामिक राज्य की स्थापना होती है, जिसको हम सल्तनत काल के नाम से जानते हैं। इसका काल 1192 से लेके 1526 तक माना जाता है। इस काल को ही सल्तनत काल बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद में मुगल काल में जब बाबर मुगल काल की स्थापना करेगा, तो माना जाएगा, फिर उसको बोलेंगे मुगल काल। ठीक है। अब सल्तनत काल के बारे में, शुरुआत के बारे में तो हम पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में जो लास्ट टॉपिक थे, महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी। तो क्योंकि मोहम्मद गौरी ही इधर शुरुआत कर रहा है सल्तनत काल की, क्योंकि उसके पीछे कई कारण हैं। सल्तनत काल की स्थापना के पीछे कई कारण हैं, जो हमने मोहम्मद गौरी पढ़ाया था उस समय भी है, आज मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। क्योंकि उधर अफगानिस्तान और पश्चिम एशिया की आप स्थिति देखेंगे इस समय के हिसाब से, 12वीं शताब्दी में 1150 के बाद में 1150 के बाद में वहां पे स्थिति बदलती चली गई। तो अफगानिस्तान, उत्तरी पश्चिमी अफगानिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है, जिस जगह का नाम है घोर। ठीक है। इस घोर में ही एक घोर राज्य की स्थापना हुई थी। दो भाइयों ने घोर राज्य की स्थापना की। उन्हीं में से एक जो छोटा भाई का नाम था, उसका नाम मोहम्मद गौरी के नाम से हम लोग भारतीय इतिहास में उसको जानते हैं। मोहम्मद गौरी ने भारत में जो आक्रमण किए, पहले वो दूसरे रास्ते से घुसना चाह रहा था। मैं आपको बता भी चुका हूँ। ये मैप है। मैप के माध्यम से देखें कि ये जो हिस्सा है, ये वाला, ये पाकिस्तान वाला हिस्सा है। ये वाला जो हिस्सा है पाकिस्तान वाला हिस्सा है। ये पेशावर है। ये अफगानिस्तान है। तो घोर जगह इस जगह पे स्थित है। आप इस जगह को देखेंगे तो ये घोर है। तो मोहम्मद गौरी का जो प्लान था, वो भारत में बोलन दर्रे के यूज से भारत में प्रवेश का था। उसका प्लान था कि इस रास्ते से भारत में घुसा जाए और ऐसे करके ये जीता जाए और इस क्षेत्र पे अपना अधिकार किया जाए। उसका पहले ये प्लान था। लेकिन इस समय पे ये गुजरात और सिंध जो वाली जगह है, इस जगह पे एक भीम द्वितीय
भीम द्वितीय और इनकी माँ थी नाय की देवी। ये शासन कर रहे थे, ये मजबूत शासक था। तो आबू पर्वत के पास में, इस जगह पे, आबू पर्वत के पास में 1178 ईस्वी में युद्ध हुआ भीम द्वितीय और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें भीम द्वितीय और नाइकी देवी ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित कर दिया। तो मोहम्मद गौरी अपनी योजना को परिवर्तित करने के लिए विवश हो गया। अब उसने अपने में विचार किया, पुनर्विचार किया अपनी योजना के बारे में। उसने देखा कि मेरी योजना में कहाँ कमी रह गई है, जिससे कि मैं भारत में प्रवेश कर पाऊं। और उसका जो बड़ा भाई था, वो इस जगह पे शासन कर रहा था। वो पश्चिम की तरफ ध्यान दे रहा था और ये पूरब की तरफ ध्यान दे रहा था। ठीक है। तो अब उसने सोचा कि बिना पंजाब, जो पंजाब था उस समय का पंजाब, ये वाला पंजाब माना जाता था उस समय का, लाहौर इसका मेन केंद्र था। ठीक है। तो ये पंजाब था, तो उसने सोचा कि बिना पंजाब को बेस बनाए भारत में सफल आक्रमण नहीं हो सकते। ठीक है। तो खैबर दर्रे का यूज करते हुए उसने, जब पंजाब में गजनी वंश, जो महमूद गजनी था, गजनी वंश के लोग पंजाब में उस समय शासन कर रहे थे। और बाकी जो चौहान वंश था, उसकी सीमाएं, ये चौहान वंश की सीमाएं ये लग रही थी। लगभग वन थर्ड पंजाब उनके कब्जे में था। बठिंडा, जिसको बोला जाता था तबर हिंद, वो लगभग सीमा थी, मतलब गजनी साम्राज्य की और इधर चौहान साम्राज्य की। चौहान, जब पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे शासन कर रहा था, प्रतापी राजा था, पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे शासन कर रहे थे और वो बहुत ही प्रतापी शासक थे। तो यहाँ दिल्ली, अ, तोमरों ने, मैंने बताया है पहले भी दिल्ली का आप लोगों को इतिहास, कि तोमर वंश के शासकों ने दिल्ली को बसाया। फिर पृथ्वीराज का उस पे कब्जा हो गया। इसके बाद में वो इधर विस्तार के लिए व्यवस्था, क्योंकि इधर गुजरात, इधर मालवा, इधर ये कन्नौज, इस साइड में। तो ये क्या था कि वो पश्चिम की तरफ अपना साम्राज्य फैलाने के लिए व्यवस्था, और मोहम्मद गौरी पूरब की तरफ। तो अब दोनों में युद्ध होना अवश्य संभावित था। इसी पराकाष्ठा में, अपने साम्राज्य विस्तार की पराकाष्ठा में, दोनों के युद्ध तराइन में हुए। पहला 1191 और दूसरा 1192। 1191 में मोहम्मद गौरी की हार हुई और उसको भागना पड़ा पंजाब की तरफ। ठीक है। अब पृथ्वीराज चौहान ने ये गलती कर दी कि उसका पीछा नहीं किया। अगर उससे पंजाब को खाली करा लिया जाता, तो वो भविष्य में आक्रमण नहीं कर पाता। लेकिन उन्होंने गलती करी, वो इसी से संतोष में रहे कि भाई उसको भगा दिया गया है, तो आगे कोई खतरा नहीं रहेगा। लेकिन वो तैयारी करता रहा और अगले साल ही उसने दोबारा आक्रमण किया और इन्होंने युद्ध हल्के में लिया और वो जीत गया। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। ठीक है। उस समय तक अजमेर, क्योंकि चौहान वंशों जो हैं वो शाकंभरी के चौहान वंश के नाम से आप इतिहास में जानेंगे, उनकी जो मेन राजधानी थी वो थी अजमेर। तो अजमेर लाया गया, वहां पे सबॉर्डिनेट शासक के रूप में उसको शासन करने दिया गया। उसके बाद में अ, म- इतिहासकारों में मतभेद है कि तुरंत ही मार दिया गया या बाद में मारा गया। हालांकि कुछ सिक्के मिले हैं जिससे ये स्पष्ट होता है कि एक तरफ मोहम्मद बिन साम लिखा है, दूसरी तरफ लक्ष्मी जी की मूर्ति है। तो ऐसा लगता है कि अ, उसको सबॉर्डिनेट शासक के रूप में कुछ समय तक शासन करने दिया गया। फिर विरुद्धों के बाद में उसकी हत्या कर दी गई होगी, ये माना जाता है, क्योंकि इतिहासकारों में इस बात को लेके विवाद है। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में
हम लोग पढ़ेंगे, अपने क्रमिक रूप में अध्ययन करेंगे। पहले तो सभी लोग अपनी अपनी किताबें खरीद लीजिए। सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के अनुसार बुक स्टॉल से, मेरठ से, कहीं से भी अपनी किताबें खरीद लो। ठीक है। अपनी किताबें खरीदने के बाद में आप पढ़ाई शुरू कर दो, और कोई दिक्कत आए उसको ग्रुप पे भेज देना, जिससे मैं आपकी समस्याओं को समझ सकूं। तो सल्तनत काल, ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड है मैं आपको बता ही चुका हूँ, 1192 से 1526 ईस्वी। अब इसको हम सबसे पहले देखेंगे स्रोत, कि सल्तनत काल को जानने के लिए हमारे पास स्रोत क्या है। तो मैं कुछ वैसे तो बहुत सारे स्रोत उपलब्ध हैं हमारे पास में, पर मैं कुछ स्रोतों का नाम लिखूंगा, बाकी आप किताब से पढ़ लेना। चचनामा, चचनामा, इसमें सिंध, अरबों की सिंध विजय, और सिंध के इतिहास के बारे में ये पुस्तक फेमस है। सिंध के बारे में, या सिंध के सिंध के इतिहास के बारे में, चचनामा से हम सिंध का इतिहास जानेंगे। ठीक है। और ये इसके विद्वान ये किसने लिखा, ये पुस्तक जो है अरबी में है। किस में है? अरबी में, अरबी भाषा में लिखी गई है। ये एक विद्वान था अल बरूनी। अल बरूनी, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि मोहम्मद, जो महमूद गजनी की सेना के साथ भारत आया था, फिर वो भारत में ही रह गया था, और उसने भारत में रह के यहाँ की समाज संस्कृति, यहाँ की जलवायु परिस्थितियाँ, उसके बारे में किताब लिखी है, किताबुल हिंद, जिससे भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अल बरूनी। ठीक है। अगला, आप हसन निजामी, ताजुल मासिर। हसन निजामी, ताजुल मासिर में, इसमें आप देखेंगे तो ज्यादातर कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय का इतिहास इसमें आपको मिलेगा। उसके समय की जो भी घटनाएं हैं वो आपको मिलेंगी। ठीक है। फिर उसके बाद में मिनहाज और सिराज, ये है इतिहासकार, विद्वान है, सबकत नासिरी। ये बलबन से लेके आगे तक के इतिहास में, मतलब गुलाम वंश,
और उसके बाद खिलजी वंश। ठीक है, इसके बारे में ये जानकारी देती है। अब इसको आपने ये अमीर खुसरो का नाम तो सुना ही होगा। अमीर खुसरो। इसने कई सारे ग्रंथ लिखे हैं। कई सारे ग्रंथ लिखे हैं अमीर खुसरो ने। बाकी आप पढ़ लेना। किरण उस सादेन खजाइन। खजाइन उल फतूह। तुगलकनामा। बहुत सारे इसने ग्रंथ लिखे हैं। नू से फिर। इनके बारे में आप स्रोत के बारे में आप पढ़ लेना। ठीक है। इनके बाद में जियाउद्दीन बर्नी। ये महत्वपूर्ण इतिहास है। तारीख फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही। और उसके बाद में आपको अफीफ। इसने भी शमसे सिराज अफीफ इसका नाम है। इसने भी तारीख फिरोज शाही ग्रंथ ही लिखा है। तो ये महत्वपूर्ण स्रोत हैं। और भी स्रोत हैं इनके बारे में। याह्या बिन सरिंदी। ठीक है। और बहुत सारे मतलब स्रोत हैं। स्रोतों के बाद में अपन इसके बाकी जो देखते हैं, क्या बोलते हैं, यात्री, विदेशी यात्री, उनके भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं विदेशी यात्रियों के। वो भी मैं एक आध आपको लिखवा देता हूँ। विदेशी यात्री। ठीक है। तो विदेशी यात्रियों के बारे में भी, जिन्होंने सल्तनत काल के इतिहास के जानने के लिए काफ़ी सारे अपना ग्रंथ भी लिखे हैं। काफ़ी यात्रियों ने उस समय ट्रेवल किया भारत के बारे में, भारत आए। ठीक है। जिसमें बड़े कुछ फेमस नाम है, उनको मैं लिखवा दे रहा हूँ। मार्को पोलो। ये इटली का है। इटली का यात्री है। इसने भारत में यात्रा की। निकोलो कॉन्टी। ये भी इटली का यात्री है। इसके विवरण के बारे में भी हमें सल्तनत काल के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। नूने बारबोसा है। नूनेज बारबोसा। ये ये भी यात्री हैं।
तो ये दोनों क्या है, पुर्तगाली यात्री हैं, नाम से भी आपको वैसे पता लग रहा होगा। इन और कुछ यात्री जैसे इब्न बतूता, इब्न बतूता जिसका ग्रंथ रिहला है, ये दिल्ली सल्तनत के बारे में, दिल्ली के प्रशासन के बारे में, तुगलकों के बारे में, खिलजियों के बारे में ये अच्छी जानकारी उपलब्ध कराता है, रिहला। एक अरब यात्री है अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक, तो ये महत्वपूर्ण यात्री हैं। और भी यात्री हैं, उनके बारे में आप जब बुक पढ़ें तो उसमें से पढ़ लें, लेकिन इतने यात्री तो आप कम से कम याद रखें, जिनसे इनके विवरणों से दिल्ली सल्तनत के बारे में हमें, दिल्ली सल्तनत के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, आप ध्यान दें और पढ़ें थोड़ा सा इसके बारे में। बिना पढ़े कुछ नहीं होता। आपने प्रथम सेमेस्टर के एग्जाम में देखा होगा कि क्या हालत होती है, बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता। आज के ज़माने में बिना मेहनत किए शॉर्टकट कुछ नहीं होते हैं। पास हो जाना या जैसे तैसे 30-35 नंबर ले आना, ये कोई वो नहीं है। आप पढ़ रहे हो तो सही से समय दो, सही से समय दो और सही से पढ़ो, जिससे नंबर भी अच्छे आएंगे, आपको नॉलेज रहेगी। और इतिहास तो ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको कोई भी कंपटीशन एग्जाम देने हैं, किसी भी नौकरी के लिए देना है, इतिहास तो आपको जानना ही जरूरी है। बिना इतिहास के आप किसी भी नौकरी में जा नहीं सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इतिहास से संबंधित, और उनके बारे में आपको जानकारी करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो